पीटर ने राब्ता किया है। उसे 1 दर्जन बच्चा चाहिए, खुदकुश हमले करवाने हैं। इससे अच्छा मौका नहीं। तुम उससे मिलना चाहते हो तो हमारे अड्डे पर आ जाओ। दोपहर का वक्त था। साया छोटा हुआ जा रहा था। जब ढाबे पर खाना खाते इमदाद बलोच के पास एक आदमी आया। उसी बड़ी तंजीम का कारकुन जो बलोचिस्तान में तरकीबकारियाँ करती थी और ज़रूरत पड़ने पर हर दूसरे की मदद भी करती थी। चलो, एक आके मेरा खाना नहीं बनाए। तकरीबन 2 घंटे की मसाफत तय करके उनकी जीप बलोचिस्तान के एक रेगिस्तानी इलाके के किनारे आ रुकी। छोटे छोटे टीले बने थे, झोंपड़ी और कच्चे मकान जिनमें कमसुन बच्चे बीमार दिमाग के साथ से रिहाइश थे, जिन्हें जन्नत का ख्वाब दिखाकर उनसे हजारों जानें ली जाती और शहादत की लालच दी जाती। पीटर जब अपने गार्ड्स के साथ यहाँ पहुंचा तो इमदाद बलोच सारी सूरत हाल का जायजा ले चुका था। पीटर ने तय करदा रकम तंजीम के सरबराह को थमानी चाहिए। जब इमदाद बलोच बीच में आ गया, पैसा मैं दे चुका हूँ। उससे नोटों की कड़ियाँ वापस पीटर की कोट के अंदरूनी जेब में डाली। उससे करीब आते ही गार्ड्स अलर्ट हो गए। नहीं मारता तुम लोगों के सांप को। इमदाद बलोच दूर होते दोनों हाथ उठाकर बोला, बहुत अरसे से यहाँ इनके साथ काम कर रहा हूँ। यकीन मानो, भरोसे का आदमी हूँ। तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, बदले में बस एक ही चीज चाहिए। इमदाद बलोच ने पीटर की आंखों में देखते कहा, क्या? राब्ता। फट जवाब आया था। नीलम अपने वक्त पर अपार्टमेंट पहुंची थी और अंदर दाखिल होते ही उसे वही सुकून और खामोशी मिली जो इतने दिनों से कायम थी। मगर आज का दिन यकीनन कोई अनहोनी लाने वाला था। रास्ते में भी उससे कार को रोका गया था। पुलिस ने स्टॉप स्टॉप पर चेकिंग ऑर्डर्स लगा रखे थे। वो सब खैरियत है ना? उससे खाकी रंग के 2 थैले अमेरिकन किचन में जाते शेल्फ पर रखे। नहीं, कुछ भी खैरियत नहीं। एजेंट 41 और 61 ने इतला दी है कि मिनहाज ने आज बम ब्लास्ट करवाना है और इस खबर ने हम सबको चैन सुकून पिछले 8 घंटों से बर्बाद कर रखा है। खातून ने जवाब दिया। वो 7 बजे वहां से निकली थी। आते आते 7:30 हो गए। अब क्या होगा? टाइगर कहाँ है और कैप्टन हमजा और बाकी सब? वो गले में बड़ा स्टोलर उतारने लगी। बालों की पोनी को ही लपेट कर जूड़ा बनाया। रिमोट उठाकर एलईडी ऑन की। जहाँ न्यूज़ एंकर बहुत कुछ कही जा रही थी, जिसका खुलासा ये था कि 1-2 जगह से बारूद भरे ट्रक पकड़े गए हैं और भी धमाका हेज अमवात पुलिस को मिला है। मगर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। मुमकिन है कि ये सब दुश्मन ने भटकाने को किया हो, उसका टारगेट कोई और जगह हो। टाइगर की डिवाइसेस ऑफ जा रही थीं। नीलम की परेशानी बढ़ने लगी। अब क्या करें हम? वो सर थामकर सोफे पर बैठ गई। टेंशन तो मुझे भी हो रही है, मगर टाइगर सर ने मना किया है बाहर निकलने से और किसी से भी रब्ता करने से, क्योंकि वो सब आज के हमले के मुतालिक खोज लगाने में मसरूफ़ हैं। मुमकिन है एमआरस की इसमें कोई चाल भी हो। खातून ने उसे समझाना चाहा। नीलम वॉशरूम चल पड़ी। वापस आई तो कपड़े बदले थे। उसका चेहरा तर गर्दन भी गीली थी। सफ़ेद मोरनी जैसी रंगत पर पानी शबनमी कतरों की माने चमक रहा था। चादर लेकर वह सूरत यासीन की तलावत में मशगूल हो गई। मेजर हास, कैप्टन हमजा, कैप्टन मुनस्सा, कैप्टन इरज, सेकंड लेफ्टिनेंट सामान पूरा दिन एक टीम की सूरत फौज की मदद कर रहे थे। उन्होंने अपनी हर मुमकिन कोशिश की थी हमलावरों को रोकने की, चूँकि कैप्टन मुनस्सा और इरज के साथ सेकंड लेफ्टिनेंट सामान बलूचिस्तान में होने वाले दहशतगर्दी के मिशन पर थे, इसीलिए वे इमदाद बलोच पर नजर रखे हुए थे। इसी तरह उन्हें पीटर की वहाँ मौजूदगी का भी इल्म हो चुका था और ये भी कि वो दर्जन भर कमसुन बच्चे लेकर जा रहा है। उन्होंने उसी वक्त मेजर आस को इतला की और उससे आर्मी ऑफिसर्स को इन्फॉर्म किया तो पुलिस चौकियां अलर्ट हो गई। मगर पीटर बहुत चालाकी से बच्चे लेकर निकल चुका था, इसीलिए उनको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा। लाहौर की एक दरगाह पर हमला हुआ था, जिसके नतीजे में 12 अफराद जख्मी हुए थे और 2 इंसानी जानों का भी नुकसान हो चुका था। उनका काम महज जासूसी करने का था। वो उन्होंने की और सारी लोकेशंस बताई कि कहाँ कहाँ खुदकुश बम्बार भेजे गए हैं, मगर पुलिस की गफलत के बायस एक हमले में वो कामयाब हो चुके थे। रात 9 बजे कराची हेडक्वार्टर में होने वाली मीटिंग में मेजर आज से बिला झिझक पुलिस की लापरवाही को निशाना बनाया। उससे कहना था कि पीटर की लोकेशन बताई गई, मगर उसकी गाड़ी पर चौकी से आसानी कैसे निकल गई। जब बताया गया कि दरगाह में खुदकुश बम्बार भेजा गया है, तो उसी वक्त उससे पहले क्यों नहीं पकड़कर बम डिस्पोजल स्क्वाड के हवाले किया गया। रात 11 बजे के करीब मेजर आस और कैप्टन हमजा अपार्टमेंट पहुंचे थे। यहाँ एक और मसला था। उनके चंद साथी हेरोइन और कोकेन की स्मगलिंग में एमआरसी गैंग का हिस्सा बने थे, तो वो आज की रात उन सारे पैकेट्स को खाली करके उनमें टेस्टेस पाउडर भर रहे थे। पूरे अपार्टमेंट का सत्यानाश हुआ पड़ा था और ये काम यहाँ नहीं करते थे। इसके लिए उनका खुफिया एक ठिकाना था। तभी मेजर आस को हैरत हुई। ये सब यहाँ क्यों लाए हो?
अंदर आते ही वो दबे दबे लहजे में गुराया, सर वहाँ बिल्कुल जगह नहीं थी। इस महीने मंशियात की स्मगलिंग बहुत खुलेआम की गई है। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का भी आना जाना बढ़े जा रहा है। कोई घर से चोरी करता है तो कोई राह चलते डाके डालकर पेमेंट करता है। बहुत बुरा हाल है सर। उसके मुताद ने दिली अफसरदगी से कहा, तुम लोग अभी तक जैसा चल रहा है चलने दो। जब तक ये ना पता चल जाए कि हेरोइन और कोकेन आ कहाँ से रही है, कोई भी कदम मत उठाना। सर कल 2 स्टूडेंट्स मेरी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मर रहे थे। उनको इंजेक्शन लगाए तो सांस आए। हमारे मुल्क के मामारों का ये हाल है सर। मेजर आज समझ सकता था कि उन्हें दिन भर किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता होगा। सर अब बहुत थक गए हैं, रेस्ट कर लें, ऊपर चले जाएं। टाइगर जो सोफे पर लगे ढेर को खिसकाकर बामुश्किल बैठा था, उसके बाद से इत्तेफाक करते उठ गया। नीलम जले पैर की बिल्ली की तरह लाउंज में चक्कर काट रही थी। उसको देखते ही बेताबी और बेकरारी से आगे बढ़ी। आप ठीक हैं? न्यूज़ पर सिर्फ एक ही हमले का बता रहे हैं, लाहौर में। सब ठीक है, कोई खतरा तो नहीं कि ये सब एमआस ने किया है? आपसे कांटेक्ट भी नहीं हो रहा था, कब से ट्राई कर रहे थे हम। वो जितना तेज बोल रही थी मेजरास उतने ही सुकून से उसे सुन रहा था। सब ठीक है। वो आगे बढ़ गया। नीलम उसके पीछे आई हमेशा की तरह। आप भी ठीक हैं? उससे झिझक कर पूछा। काफी वक्त हो गया था, वो पहले वाली बेताबी का इजहार नहीं करती थी। जी आप सुबह टाइम से निकल जाएगा, क्योंकि मुझे भी कल पीटर से मिलना है। इसीलिए मैं कल आपके साथ नहीं हूँगा। हाँ रिकॉर्डिंग सुनता रहूँगा। ठीक है मैं जा रहा हूँ, होशियार रहिएगा। कीज अब भी महनाज के पास है। वो बेडरूम पर एक तायराना निगाह डालते वापस बैल्कोनी की जानिब चल पड़ा। इतनी उजलत में था कि नीलम को मौका ही ना मिला। कैप्टन हमजा आप थोड़ा इधर को हो जाएं, मेरे लिए भी जगह बना दें। उससे मैट्रेस पर लेटे हमजा से कहा तो दीवार के साथ लग गया। मेजर हास उसके बराबर आकर लेट चुका था। नीलम से फरार के लिए अपनी आराम भी दांव पर लगाने के लिए तैयार था, और दूसरी जानिब उस लड़की को आरामदेह बेड पर भी नींद जैसी नेमत मैसर नहीं थी। मोहब्बत में सब्र करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। और उन लोगों के लिए और भी ज़्यादा जो चाहे जाने के काबिल हों, जिनकी चाह एक दुनिया को हो और एक ख्वाहिश शख्स उसे ठुकरा दे। रिजेक्शन बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। हिजर वालों के हाँ नहीं पहुंची, नींद रास्ते में सो गई शायद। मिलकर के अंधेरे में वो सिगार पर सिगार फूंक रहा था। एमास प्लाजा की छत पर खड़ा और नीचे झांक रहा था। एक हाथ दीवार के सिरे पर टिकाए, दूसरे से कुशन लगा रखा था। नीचे पार्किंग एरिया के अलावा लॉन भी लाइट से जगमग कर रहा था। उसका चेहरा हमेशा की तरह बेतासुर था। प्लाजा का कद इतना ऊंचा था कि अगर किसी को हाइट फोबिया हो तो उसका तो अल्लाह ही हाफिज। दिन भर बेचारे कुत्तों की तरह हमलावारों की बो सूंघते फिरे होंगे। अब जाकर चैन की नींद लेटेंगे। मैं उनको सुकून से कैसे रहने दूं, जब उन्होंने मेरा सब कुछ छीन लिया। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ का बेड़ा उठाते ही क्यों हैं जब पूरा नहीं कर सकते। उससे काली गिटार छाए आसमान को देखा। पीटर अपने पीछे खड़े अपने वफादार को आवाज़ लगाई। यस बॉस। वो दोनों हाथ नीचे लटकाए सीधा खड़ा उसके हुक्म का मुंतज़िर था। आईएसआई के ऑफिस पर अटैक करना है। उसके अनाबी होंठ मुस्कुराने लगे। उनको बताना ज़रूरी है। डोंट मेस विद मी। प्लाजा की सबसे ऊंची मंजिल पर खड़ा वो खोखले कहके लगा रहा था, वहशत से भरपूर जहरीली मुस्कुराहट। तुम हंसते हो के कोई रुलाने वाला है, जब आधा फल्क सो चुका कोई जगाने वाला है। एक तारा है जो टूट चुका, देखो कोई उसको उठाने वाला है। तुम दिल शाद भी हो, दिल बर्बाद भी हो। एक आलम है जो बिना दिल वाला है। 3 खुदकुश बम्बार का लाहौर आईएसआई के ऑफिस पर धमाका। 12 इंटेलिजेंस ऑफिसर शहीद, 17 पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जख्मी। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे साथ रहिए। मेजर आस की आंखें न्यूज़ एंकर के चीख चीख कर हेडलाइट्स पढ़ने पर खुली थीं, और जब सामने चलती लाल पट्टी पर नजर पड़ी तो उसकी आंखें उबली पड़ी थीं। तमाम ऑफिसर्स को सांप सूंघ गया था कि रात 1 बजे करीब खुदकुश बम्बार वहां पहुंचे कैसे। उनके 12 साथी शहीद हो चुके थे और बाकी अमला भी जख्मी हुआ था। धमाका इतना पुरजोर था कि ऑफिस की इमारत के अलावा आसपास की इमारतें भी मुतासिर हुई थीं और आम अफराद जख्मी। मिनहाज इसहाक, एक बार, बस एक बार तुम हमारे हाथ चढ़ जाओ, तुम्हारी रोबी पनाह मांगेगी हमसे। एक एजेंट ने दिल हल्का किया। वो सब एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। कोई नमी छुपा रहा था तो कोई अफसरदगी। वो सब एक ही फील्ड के थे। जाने वाले उनके साथी, उनके हमरा, उनके हमकदम ही तो थे। एक खानदान के अफराद जैसे एक दूसरे की तकलीफ पर तड़पते हैं, वैसे ही एक इदारे के अफराद भी एक दूसरे के जख्मों पर सिसक रहे थे। मुझे लगता है उसने ये सब इंतजाम सुबह से ही किया था, वरना इतनी सख्त सिक्योरिटी होती है रात के वक्त। एक और बोला।
हमारा ध्यान अवाम को प्रोटेक्ट करने में था। हमें क्या पता था कि इस बार वो सारी आग हम पर उगलेगा। कैप्टन हमसा बोला। ऐसी बात नहीं है, पुलिस सिक्योरिटी वहां भी थी, इसी वजह से तो जख्मियों में पुलिस अफराद भी शामिल है। एक एजेंट ने कैप्टन हमसा से इख्तलाफ किया। मुझे लगता है वो हमें कमजोर करना चाह रहा है। इस हमले का मतलब हमें वार्न करना भी तो हो सकता है। सब अपनी अपनी राय दे रहे थे। सबसे ज्यादा खतरा सीएन को होगा। एक एजेंट को कैप्टन नीलम का ख्याल आया। ज्यादातर वही उसके साथ होता था, कभी रक्षा ड्राइवर तो कभी टैक्सी ड्राइवर। जो भी है, हम में से कोई पीछे नहीं हटेगा। अभी तो शुरुआत है, हमें अभी बहुत सी इंफॉर्मेशन हासिल करनी है। अभी तक कोई गड़बड़ नहीं हुई, आगे भी नहीं होगी इंशाल्लाह। और हम घबराने वालों में से नहीं हैं। जीते तो गाजी कहलाएंगे, हारे तो शहादत के सीने में सोएंगे। नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर। मेजर आज से कहने पर वो सब आवाज से बुलंद बोले थे। वो आज बहुत खुश था। उसके जाने दुश्मन इंटेलिजेंस वाले आज अफसरदा थे। नमनाक लहजों ने उसके अंदर के वहशी इंसान को भरपूर खुशी दी थी। हाँ, एक हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता था, वो ये कि शहादा के घर वालों को उन पर फ़ख्र था। उनकी हिम्मत, हौसला और बुलंद आवाज़ से पुरजोश तकरीर और नारे हर हुब्बे वतन को फ़ख्र महसूस करने पर मजबूर कर रहे थे। रेस्टोरेंट पर उसकी BMW रुकी तो वो बड़ी शान और करोफर से तने सर के साथ बाहर निकला था। उसके पीछे ना सिर्फ मशहूर पाकिस्तान सियासी शख्सियात थीं, बल्कि अफ़गानिस्तान, भारत और अमेरिका की भी पावरफुल शख्सियात की सपोर्ट उसे हासिल थी। उसके गिरबान को आर्मी का हाथ कब का लग चुका होता अगर गद्दार अपने ना होते। वो एक टेबल पर खड़ी ऑर्डर नोट कर रही थी। ब्लैक जीन्स और बेबी पिंक शर्ट में खुले फुल स्लीव्स उस वक्त बहुत जच रहे थे। बालों की पोनी टेल बनाए, आंखों पर डार्क ब्राउन शेड्स लगा रखे थे। वो ऑर्डर ले चुकी थी। शायद तभी जाने को मुड़ी जब साइड वाली कुर्सी पर बैठे शरीर लड़के ने शरारतन पैर आगे कर दिया। नीलम को नजर तो आ गया था, वो उसे सचमुच अमथा समझ रहा था। पैर और टखने के बीच पैर रखकर नीलम गुजरी तो उस लड़की की चीख निकल गई। ए, आर यू ब्लाइंड इडियट। गुस्से में उसके मुंह से वही जुमला निकला था जो अमूमन ऐसी सूरत हाल में बोला जाता है। यस आई एम, उससे इत्मीनान से कहा। रेस्टोरेंट में दबे दबे कहके लगने लगे। मिनाज का गुस्सा सवा नहीसे पर पहुंच गया। सफ़ेद रंगत सुर्ख होने लगी, आंखों में गस्ब की सुर्खी ने जगह बना ली। मैनेजर कहाँ है? कोई भी मुंह उठाकर स्टाफ की इंसल्ट करता रहे और तुम लोग खामोश खड़े रहते हो। मीनाज की कर्जदार आवाज़ पर रेस्टोरेंट के कहके बंद हो चुके थे। उसके कार्ड से अंदर आ चुके थे। मैनेजर ने भी फौरन हाजिरी दी। सॉरी सर, वी आर रियली सॉरी। मैनेजर की तो शामत आई ही रहती थी जब मैं ना चाहता था। अब भी वो घबराहट में माफिया तलाफियां करने लगा। अंधा स्टाफ रखा हुआ है, इडियट पीपल। लड़का गुस्से से बोलता जाने लगा। जैसे ही वो उसके पास से गुजरने लगा, मिनाज ने उसका गिरबान थामकर अपनी जानिब घसीट लिया। दोनों हाथ उससे गिरबान पर जमाए वो उससे अपने मुकाबिल खड़ा कर चुका था। उसकी गुलाफी भूरी आंखों ने मुकाबिल को चंद पल के लिए लड़सा दिया था। उससे एक जोरदार पंच लड़के के मुंह पर दे मारा। वो पीछे पड़ी मेज पर जा लगा था। बर्तन गिरने की आवाज़ से रेस्टोरेंट की खामोश फिजा में इर्ताश बर्फा कर दिया था। नीलम उछलकर 2 कदम दूर हटी थी। कानों पर हाथ रखते उससे खौफजदा होने की कमाल अदाकारी की। सर प्लीज जाने दे सर। मैनेजर की मिन्नत समाजत पर मिनाज ने कहर आलूद नजरों से नीचे गिरे लड़के को देखा, जिसकी नाक से खून निकल रहा था तो शर्ट का गिरबान भी उधड़ चुका था। इधर आओ तुम। मिनाज ने उसे बाजू से पकड़कर अपने साथ घसीटा। बैठो यहाँ। उससे कदरे कोने पर लगी मेज की कुर्सी खींचते उससे बिठाया और मैनेजर की जानिब मुड़ा। कुछ फासले पर गया और उसको घूर दे बोला, मैंने कहा था इससे ये नौकरों वाले काम मत करवाना। वो दुरुस्तगी से बोला, सर कोई काम तो देना था ना। मैनेजर मिनमिनाया, कुछ भी करवाओ, ये मुफ्त में सैलरी दो, मगर आइंदा वो मेरे सिवा किसी को ऑर्डर नहीं लेगी, माइंड इट। और जब सारा स्टाफ लंच कर रहा है तो इसे काम पर लगाया है। वो भड़क रहा था। मैनेजर खामोश सुन रहा था और वो फिर नीलम के पास आया। सुनो, तुम घर जाओ अब, बल्कि पहले एक कप चाय पी लो। वो बैठते हुए बोला। उससे वेटर को चाय और रिफ्रेशमेंट्स का ऑर्डर दिया। हमने चाय नहीं पीनी, तुम कौन हो? नीलम ने पूछा। तुम अपना नाम बताओ, फिर मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। वो कुर्सी की बैक से टेक लगाता दिलकशी से मुस्कुराया। वाइट बगैर चिकन के शर्ट और ब्लैक जीन्स पर उसने ब्लैक कोट पहन रखा था। दिलफ्रेब पुरतमकनत खुदोहाल, क्लीन शेव्ड, गुलाफी आंखों में नीलम का अक्स, हल्की हल्की उभरती सुर्खी। वो किसी देवमालाई दास्तान का कोई देवता लग रहा था। मुजस्सिम रूप धारे उसके सामने बैठा हो।
नीलम इब्रार का दिल शिद्दत से चाहा था कि अगर कोई आकर गवाही दे डाले कि नहीं, ये वो नहीं है जो लोगों के दिल निकाल लेता है। क्या हुस्न इतना जालिम होता है? इतना? हमें कोई दिलचस्पी नहीं है इसमें कि तुम कौन हो। तुम्हारी आखिरी बार बता रही हैं, हमें परेशान मत करो, नहीं तो बहुत बुरा पेश आएंगे तुम्हारे साथ। उसके चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था। रुखसार भी नाराजगी से फूल गए थे। वो हंसा और आगे को होता बैठ गया। दोनों हाथ मेज पर टिकाए तो नीलम का ध्यान गैर इरादी तौर पर उनकी जानिब गया। ज़हन की स्क्रीन पर साल पहले देखा कोई ख्वाब गर्दिश करने लगा, जिसमें ये मजबूत सफ़ेद हाथ वाज़िया थे। उसे जाने क्यों खौफ आया था उन हाथों से जिन्होंने लाखों गले काटे थे। मलिका, तुम गुस्सा गलत जगह करती हो, मगर करती कमाल का हो। वो उसके चेहरे को नजरों के साथ मिल लिए बोला, शट अप। वो कुर्सी धकेल कर खड़ी हुई और हाथों से दीवार टटोलने लगी। मिनाज उसके सामने आ खड़ा हुआ। दीवार को टटोलता उसका हाथ मिनाज के सीने से टकराया। एक बर्क सी उससे सीने में दौड़ गई थी। क्या बदतमीजी है, वो गुस्से से फंकारी। सुनो, तुम मेरी आवाज़ नहीं पहचानती क्या? वो उससे कान के करीब होता पूछ रहा था। उसके परफ्यूम की सहरंगेज महक नीलम इब्रार के नथनों से टकराई। मुझे तुम्हारा नाम तक नहीं पता, वो दांत चबाकर बोलती एक कदम पीछे हुई। ओके नीलम इब्रार, तुम अब अपने अपार्टमेंट जा सकती हो। कल मिलेंगे, बल्कि लंच इकट्ठे करेंगे। सी यू सून। उसने नीलम की जानिब देखते हुए कहा। कोट की पॉकेट पर लगे ब्लैक गॉगल्स लगाए और उससे भरपूर नसों से तकता चला गया। उसके निकलते ही कार पीछे चलती है। कार का दरवाजा खोलते कार्ड को बैठते हुए उससे हुक्म दे कहा, जब तक वो सही सलामत घर न पहुंच जाए तुम उस पर नजर रखोगे। गार्ड ने फौरन बरदारी से सर हिलाया। पीटर, ये अपार्टमेंट कब और किसने रेंट पर लिया था, और ये लड़की कब से यहाँ रह रही है, सारी इन्फॉर्मेशन कल तक मेरी स्टडी में होनी चाहिए। ड्राइव करते पीटर से हुक्मिया लहजे में मुखातिब था। वो जिस वक्त अपार्टमेंट पहुंची दोपहर के 3 बज रहे थे। मेजर आज के साथी ने बताया था कि मिनहाज के गार्ड्स उसका पीछा करते आए हैं, और ये भी कि एक गार्ड हर वक्त अपार्टमेंट के आसपास गर्दिश करता नजर आता है। मेजर आज से पीटर से क्लब में मुलाकात की थी और उसको एक गोल्ड स्मगलर जाहिर किया था। मिनहाज को चूंकि हीरे की स्मगलिंग के लिए भरोसे वाले बंदे चाहिए थे, तभी आज से ये प्लान तरतीब दिया था। पीटर से उसकी 2-3 मुलाकातें हो चुकी थीं, और यही नहीं, उनके मोबाइल फ़ोन नंबर्स का तबादला भी हो गया था। जब आज से ये नंबर अपने सीनियर्स को भेजा तो उससे यही मालूमात मिली कि इस नंबर से 3-4 लोगों से ही कांटेक्ट किया गया है और कोई डेटा हासिल नहीं हुआ था। सर, कैप्टन नीरज ने जो रिपोर्ट भेजी है उसमें उन तमाम स्कूल्स की लोकेशन है जिसमें कमसून बच्चों को दहशतगर्दी की तरगीब दी जाती है। इसके अलावा टॉप लिस्ट 10 बंदे और 3 घरों की भी इंफॉर्मेशन है, और इमदाद बालोच का एक खुफिया ठिकाना भी पता लग गया है। कैप्टन हमसा ने लैपटॉप की जानिब देखते कहा। मेजर आस अपने डिवाइस के साथ निपट आसमा था जिसे उससे कल सेट करना था, क्योंकि कल उसकी पीटर के साथ मुलाकात थी। कैप्टन नीरज की सलाहियतों पर मुझे कोई शक नहीं। आफ्टर ऑल शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। मेजर आस के लहजे में रश की इमाइश थी, जिसे अंदर आते नीलम ने बेहद नागवारी से सुना था। मेजर आस के मुंह से किसी और लड़की की तारीफ उसके अंदर आग भड़का गई। उससे हैंडबैग जोर से सोफे पर पटका। मेजर आस से सर उठाकर उसे देखा और दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गया। कैप्टन नीरज एक सही लड़की है, अगर यहाँ कोई कम अकल, अहमक और बेवकूफ़ है तो वो कैप्टन नीलम है, उससे जले दिल से कहा। सब्ज कांच में हल्की हल्की नमी चमक रही थी। कैप्टन हमसा ने ताज्जुब से एक नज़र उस लड़की को देखा और दूसरी नज़र बेनियाजी से वायरलेस के वायर से छेड़खानियां करते मेजर आस को। आपकी तो बात ही नहीं हुई, क्यों कैप्टन हमसा? मेजर आस से लापरवाही से कहते कैप्टन हमसा को भी घसीट लिया। जी जी, हमसा जल्दी से बोला। आप तो चुप रहे, नीलम ने चटक कर उसकी बात काटी। कैप्टन नीलम, मेजर आस की आवाज़ में सख्ती थी। वो एक कहर बरसाती नजर उस पर डालती अपना हैंडबैग उठाकर चली गई। मेजर आस को यूं ही बैठे देखकर हमसा उसके पीछे गया। कैप्टन नीलम, आप गलत समझ रही हैं, मेजर आस से आपकी तो बात ही नहीं की। हमसा ने गुस्से से भरी लॉन में सोफे पर बैठी नीलम से कहा। मुझे पता है वो हमारी बात कभी नहीं करते, उन्हें हम इस काबिल ही नहीं लगते कि वो हमारी बात करें। आपके सामने टाइगर ने कभी हमें अप्रिशिएट किया? वो उससे शिकायती अंदाज से बात कर रही थी। ऐसी बात नहीं है, आप बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। बिलीव मी, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। कैप्टन हमसा सोफे के पास ही नीचे बैठ गया। आप इतने अच्छे से नाबीना होने की अदाकारी करती हैं, आपकी आवाज़ भी हम तक साफ आ रही होती है। आप हर बात का जवाब भी पूरे इत्मीनान अंदाज में देती हैं। यू आर रियली गुड। उसकी तारीफ कर रहा था जो जोरों शोर से मीना बरसाने में मसरूफ थी और बार बार नाजुक हाथों की पुश से सुर्ख आरज़ों पर बहते आबशार को समेट रही थी। ये भी बताओ कि कैप्टन नीरज और
कैप्टन मुनज़्ज़ा, यहाँ तक कि किसी भी आर्मी लेडी को रोते नहीं देखा। आपको ये हुनर भी आता है। मेजर आस पीछे ही दरवाजे में खड़ा था। उसकी संजीदा आवाज़ पर दोनों ने मुड़कर देखा और कैप्टन हमजा खड़ा हो गया। उनको आप डांटते भी तो नहीं है, वो आंसू के दरमियान बोली। वो ऐसा काम भी नहीं करती कि डांटा जाए। मेजर आज से कंधे उचकाए। आप तो शुरू दिन से हमारे दुश्मन बने हुए हैं। कैप्टन हमजा उसको इतनी लापरवाही से ग्रुप लीडर के साथ लड़ता देखकर नामहसूस तरीके से खिसक गया। तुम ही दोस्ती करना चाह रही हो, उससे मजीद दबाया। तो आप कर लेना दोस्ती। उसकी आवाज़ में रसगुल्ला महसूस हो रहा था। अभी चीख रही थी, गुस्सा कर रही थी, और अब मैं हसीन लड़कियों से दोस्ती नहीं करता, वो बोलकर किचन की जानिब चल पड़ा। क्यों? वो उसके पीछे ही चली आई। फिर से बोतल निकालकर मेजर हाथ से किचन काउंटर पर रखी। वो धोखेबाज होती हैं, वो ग्लास से पानी उंडेलता बोला। नीलम उससे ही देख रही थी। कितनी हंसी लड़कियों को आजमा चुके हैं। मेजर हाथ से उसके लहजे में तीखापन महसूस किया। सिर्फ एक को। इस तमाम दौरानी में पहली बार उसकी आंखों में देखा। एक बार हमें भी आजमा कर देख ले, उसकी आंखों में इल्तिजा थी। आजमा ही तो रहा हूं, मगर दिल कहता है तुम धोखा दोगी। वो उसकी इल्तिजाई नजरों में देखता कितना पुरयकीन था। नीलम को अपने होश से टूटते महसूस हुए। हम ऐसे नहीं हैं मेजर हास, उसके लब धीरे से हिले। ऐसा मत करना नीलम, याद रखना मैं गद्दारी माफ नहीं करूंगा, जान ले लूंगा तुम्हारी। मैं अपने दुश्मनों के हक में नरम दिल वाक़या नहीं हुआ। मेजर हास आलम के लहजे में ऐसा कुछ था जिसने कैप्टन नीलम इब्रार की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट पैदा कर दी। रात के वक्त क्लब की रौनक अपने उरूज पर थी। वही अरियां बदन फूली सांसों के साथ थरकते वजूद पे हंगम म्यूजिक, आंखों में चुभती लाइटिंग। एजेंट 61 और एजेंट 41 आज इधर मौजूद थे, जबकि मैम बशरा उन्हीं थ्रू मॉनिटरिंग सिस्टम डील कर रही थी। क्लब में जगह जगह स्पाई कैमरे लगे थे। एजेंट 61 आज वेटर के यूनिफॉर्म में पहले से ही मौजूद था। शराब के ग्लास ट्रे में रखे वो सर्व कर रहा था जब उसके एयरपीस में मैम बशरा की आवाज़ उभरी। मैवरिक इज कमिंग। वो फौरन मुतलाशी नजरों से इधर उधर देखने लगा। बिलाखिर उससे मैनेजर आता नजर आ ही गया था, जिसके साथ मैवरिक क्लब की छत पर जाता था। वो तेजी से फोन पर गुफ्तगू करते मैनेजर के पास से गुजरा और जानबूझकर उससे टकरा गया। ओ गॉड। मैनेजर ने हाथ झाड़ते खूनखार नजरों से वेटर को देखा। अंधे हो तो काम नहीं करना आता, जाहिल इंसान। अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन उस पर निकाल डाली। सॉरी सर, लाए मैं साफ कर लूँ, बस 2 मिनट ही लगेंगे प्लीज सर। वो शर्मिंदगी और लजाजत से दरख्वास्त कर रहा था। जाओ दफा हो, जल्दी आओ। मैनेजर ने कोट उतार कर उसके मुंह पर मारा। एजेंट 61 तेजी से अंदर वॉशरूम की जानिब चल पड़ा। जल्दी करो, मैवरिक आ गया है, उसके ऊपर जाने से पहले कोट देकर आओ। मैम बशरा जल्दी में बोली। ये लग क्यों नहीं रहा? वेटर ने अपनी जेब से छोटा सा स्पाई कैमरा निकालते कोट के कंधे और कॉलर के दरमियान सेट कर दिखाओ। जल्दी करो, वो सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। मैं बशरा एक बार फिर बोली। हो गया डन। वो कोट लेकर बिजली की रफ्तार से भागा। मैवरिक और मैनेजर आधी सीढ़ियाँ चढ़ चुके थे। सर आपका कोट। वेटर की आवाज़ पर मैवरिक को कुछ थमाता वेटर पलटा। रखो मैं आता हूँ। वो मुड़ने लगा। सर पहन लें, कहीं फिर कुछ। अच्छा जल्दी करो। मैवरिक उसे मुसलसल घूर रहा था। वेटर ने आगे बढ़कर उससे कोट पहनाया। जाओ तुम। ऊपर अंधेरा था, छत भी मुकम्मल अंधेरे में डूबी हुई थी, लेकिन अगर वहां रोशनी होती तो ये नन्हा सा स्पाई कैमरा मैवरिक की नजरों से छुपा ना रहता। वेल डन 61। मैम बशरा ने उसे मुबारकबाद पेश की और अपने दूसरे मॉनिटर पर स्पाई कैमरा से नजर आने वाले मंजर को मुलाहिजा करने लगी। अंधेरे से गुजरकर तकरीबन 5 मिनट बाद वो रोशनी में आए थे। ये कमरे की लाइट जलाई थी। मैवरिक घुटने के बल जमीन पर बैठा कारपेट हटाकर उसने उंगलियों मोड़कर फर्श पर बजाई और हल्के से धक्का लगाकर उसे किसी शेड की तरह खोला और अंदर गुम हो गया। मैनेजर भी उसके पीछे ही उतरा था। कैमरे से अब सारा मंजर साफ नजर आ रहा था। अस्से और गोलियों से भरा कमरा। मैम बशरा ने उसे लार्ज करके देखा तो मालूम हुआ कि वो सब हथियार अमेरिका के थे, ना कि पाकिस्तान के। यानी मैवरिक मिनहाज इसहाक को भी धोखा दे रहा था। कमरे में इतना असला भरा था कि यकीन करना मुमकिन नहीं था कि ये सब 1 साल के अंदर तक यहाँ भरा गया है, बल्कि 1 साल से भी कम अरसे में। ये सब बेचना कब है? जल्दी खाली करो, मैनेजर ने कहा। बेचना। वो बेचना को लंबा लंबा खींचता उसके कोट के कंधे और कॉलर के दरमियान गौर करने लगा। उसका बड़ा सा चेहरा मैम बशरा के मॉनिटर पर छा गया। ओह नो। एजेंट 61 और 41 जल्दी निकलो,
क्लब से। 61 तुम भागो जल्दी, मैवरिक को पता लग गया है कैमरे का। मेंबर शाह ने बुराई आवाज़ से जल्दी जल्दी कहा। निकलो प्लीज़। उनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। अगर उनका कोई एजेंट CIA के हाथ चढ़ जाता तो वो ना जीने जोगा रहता ना मरने जोगा। मैं चेंज करूं या ऐसे ही निकल जाऊं? वो वॉशरूम्स के पिछली तरफ आ गया। ओह, मुझे उस वेटर पर पहले ही शक था। उससे कैमरा खींचा तो कोट भी उधड़ गया। कोई वेटर बाहर आए तो पकड़ लेना उसे, या फिर दाढ़ी और गोरे रंग का शख्स भागने लगे तो जाने मत देना। मैनेजर ने गार्ड्स को हुक्म दिया। मैवरिक सीढ़ियों के जरिए ऊपर आया और जल्दी से सब बंद किया। रूम को लॉक लगाया और दोनों तेजी से सीढ़ियां फलांगते नीचे पहुंचे। सुनो, सबसे पहले तुम चेंज करो, यहाँ कैमरे नहीं है, जल्दी करो, मेंबर शाह ने कहा। मगर मेरे कपड़े तो अंदर हैं, उससे जवाब दिया। मैं टाइगर सर को इन्फॉर्म करती हूँ, तुम कहीं छुप जाओ या किसी तरह छत पर चले जाओ, वहाँ रूम के साथ गैलरी में छुप जाओ।